हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 5 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो वहां से आप दोनों को अवेल कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 31st पैरेलल लाइन जो है ये कौन से दो देशों को विभाजित करती है। तो इस तरीके के बॉर्डर के काफी सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बेसिक तो आपको पता ही है, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को विभाजित करती है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। लेकिन इनसे भी हट के कभी कभी ऐसे पूछ देता है दूसरी पैरेलल लाइंस भी। तो 31वीं समांतर रेखा जो है ये ईरान और इराक इन दोनों देशों को अलग करने का कार्य करती है, या फिर आप बोल सकते हो इन दोनों के बीच की सीमा रेखा है। और ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। इराक की कैपिटल है बगदाद। यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। यूक्रेन की कैपिटल कीव। रशिया की कैपिटल मॉस्को। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। इसराइल की कैपिटल जेरूसलम। और फलस्तीन की कैपिटल है रामल्ला। क्या बोलते हैं इसको? रामल्ला। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसमें राम भी है और अल्लाह भी है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 किसको दिया गया है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में यह प्राइज इस बार दिया गया है डॉक्टर स्वांते पैबो। क्या नाम है? डॉक्टर स्वांते पैबो। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये स्वीडिश हैं। स्वीडन से ये बिलोंग करते हैं। और बेसिकली ये एक साइंटिस्ट हैं और जेनेटिसिस्ट भी हैं। क्या है? जेनेटिसिस्ट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए मेडिकल क्षेत्र में नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। आपको पता है नोबेल प्राइज किसकी याद में दिया जाता है? ये एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इनका पूरा नाम एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल था। इनके द्वारा डायनामाइट का इन्वेंशन किया गया था। किसका? डायनामाइट का इन्वेंशन। तो एक्चुअली है क्या कि जो एल्फ्रेड नोबेल है इनका देहांत 10 दिसंबर 1896 में हुआ था। तो उसके इनकी याद में नोबेल पीस प्राइज की स्थापना करी गई और तब से हर साल ये प्राइज दिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि यह सम्मान हर साल 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। और क्योंकि ये स्वीडन से बिलोंग करते थे इसलिए स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म में ही दिया जाता है। तो एल्फ्रेड नोबेल खुद भी स्वीडन से बिलोंग करते थे। और इस बार स्वैंते पैबो जिन्होंने इस बार का नोबेल प्राइज मेडिसिन में जीता है ये भी स्वीडन से बिलोंग करते हैं। इस टाइम पर ये ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है जापान में, वहां पर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि 10 दिसंबर को वापस इनको अपने देश लौटना होगा नोबेल प्राइज से जब ये सम्मानित किए जाएंगे। इसके अलावा आप में से कई लोगों को मे बी ये ना पता हो, बट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछ देता है क्वेश्चन कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 फील्ड में। कौन कौन सी फील्ड में? पहले ये दिया जाता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के क्षेत्र में। लेकिन फिर 1968 से ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी शुरू हो गया। तो अब टोटल ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भारतीय मूल के कौन हैं जिनको अमेरिका के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और साथ में प्रशस्ति पत्र दिया गया है। प्रशस्ति पत्र का मतलब यह है कि एक सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। यह अपने आप में ताम्र पत्र कहा जाता है, जिसको भारत में हम लोग हिंदी में ताम्र पत्र बोलते हैं। वैसे ही इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो। अमेरिका की तरफ से यह सर्टिफिकेट डॉक्टर विवेक लाल को दिया गया है। और डॉक्टर विवेक लाल भारतीय मूल के अमरीकी हैं। इनको यह सम्मान इसलिए दिया गया है कि इन्होंने जनरल एटॉमिक्स में उत्कृष्ट कार्य किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जनरल एटॉमिक्स दुनिया भर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी संस्था है। उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ये इस टाइम पे। कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव। और अमेरिका में तो आपको पता ही है, जे बाइडेन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, 400 टी20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये पहले भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा बन गए हैं। अभी हाल ही में 400 टी20 मैच पूरे इन्होंने खेल लिए हैं। इनसे पहले कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है जिसने 400 टी20 मैचेस खेले हो। अभी कुछ टाइम पहले, करीब 6 महीने पहले ही, किरण पोलार्ड दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने 600 टी20 मैचेस खेले थे। इस टाइम पर भी किरण पोलार्ड नंबर 1 पे चल रहे हैं। 614 टी20 मैच इन्होंने खेले हैं। सेकंड नंबर पे ड्वेन ब्रावो है, 556 मैच। थर्ड नंबर पे शोएब मलिक हैं,
481, फिर है क्रिस गेल 463, सुनील नरेन 435, रवि बोपारा जो कि इंग्लैंड से खेलते हैं ये भारतीय मूल के लेकिन खेलते इंग्लैंड से हैं, 429 मैचेस। फिर आंद्रे रसेल है 428 मैच, डेविड मिलर है 403 मैच। अब देखिए अगर भारत में बात करें तो कौन टॉप 3 में है। रोहित शर्मा तो 400 खेलने वाले इकलौते अभी तक भारतीय खिलाड़ी हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो रोहित शर्मा के पीछे लगे हुए हैं दिनेश कार्तिक। कौन है? दिनेश कार्तिक। इन्होंने अभी तक टोटल 368 टी20 मैचेस खेले हैं। और तीसरे नंबर पे है एम एस धोनी। एम एस धोनी ने 361 मैचेस अभी तक खेले हैं। और चौथे नंबर पे है विराट कोहली। इन्होंने अभी तक 354 मैचेस खेले हैं टी20 फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन है, अभी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? हिंदी में बोले तो उप चुनाव आयुक्त भारत के कौन बने हैं? तो ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, 1999 बैच के अधिकारी हैं, गुजरात कैडर के। इनका नाम है अजय भादु। क्या नाम है? अजय भादु। तो अब से डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ये होंगे भारत के। अगले 5 साल के लिए इनको डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इस टाइम पर भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 में करी गई थी। इसी वजह से 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जिसको बोलते हैं वाणिज्य विभाग, इसके सेक्रेटरी के रूप में अभी हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? सेक्रेटरी जिसको सचिव बोला जाता है, और यह हमेशा आईएएस अधिकारियों को ही पोस्ट दी जाती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है सुनील बर्तवाल। क्या नाम है? सुनील बर्तवाल। और ये 1989 बैच के अधिकारी हैं, बिहार कैडर के। कहाँ के? बिहार कैडर के। और इन्होंने सक्सीड किया है सुब्रमण्यम जी को। अब ये यहाँ से रिटायर हो गए हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है, मतलब इसका जो मंत्रालय है, ये इस टाइम पर पीयूष गोयल के पास है। पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया? तो इस बार इसका 97वां स्थापना दिवस मनाया गया, 97th एस्टैब्लिशमेंट डे। अब देखिए, अगर 97वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि 1925 या 26 में करीब इसकी स्थापना होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की शुरुआत करी गई थी 1888 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड पे। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों कि 97th रेजिंग डे हम लोग मना रहे हैं? उसका रीजन ये है कि तब ये टेम्परेरी बेसिस पर सर्विस खोली गई थी, लेकिन उसके बाद 1926 में इसको परमानेंट किया गया है। मतलब 1926 से परमानेंट नर्सेस को रिक्रूट किया जाने लगा हमेशा, जो कि ट्रूप्स के लिए अवेलेबल रहे, जो कि मिलिट्री पर्सनल्स जो हैं उनकी फर्स्ट एड के लिए, उनकी मेडिकल केयर के लिए अवेलेबल रहे। तो इसलिए 1926 से अगर आप देखो तो अभी चल रहा है 2022, तो यहां से इसको माना जा रहा है जब से परमानेंट सर्विस हुई थी। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने 97th एस्टैब्लिशमेंट डे इसका मनाया है। बाकी 1943 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तब ये प्रावधान लाया गया कि जो ऑफिसर्स होंगे नर्सिंग के, उनको डायरेक्ट आर्मी में भी शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं माफी चाहता हूं, हो सकता है आज आपको बैकग्राउंड से कुछ गाने वगैरह या म्यूजिक का नॉइस आ रहा हो। एक्चुअली आज दशहरा है, तो चीज़ें थोड़ा बहुत आसपास, और नवमी भी है जिसकी वजह से जागरण वगैरह का इधर उधर प्रावधान है, तो थोड़ा बहुत म्यूजिक हो सकता है आपको सुनाई दे रहा हो, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये कौन सा शहर है जो कि G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट का 8वां संस्करण इस बार होस्ट कर रहा है? तो इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है जकार्ता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। G20 मीटिंग्स हर बार आपसे पूछी जाती है। तो G20 इस बार इंडोनेशिया के जकार्ता में होगा। और ये कब से कब तक हो रहा है? तो कल इसकी शुरुआत हो जाएगी, 6 अक्टूबर से शुरुआत है, और 7 अक्टूबर तक ये मीटिंग चलेगी। मतलब 2 दिवसीय इस बार की कॉन्फ्रेंस ये होगी भारत की तरफ से, क्योंकि आप देख सकते हो पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की मीटिंग है। तो भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश जी भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। कौन? हरिवंश जी। ये 2 लोग यहाँ पर हिस्सा लेंगे जाकर। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इस बार G20 की मीटिंग को इंडोनेशिया में जकार्ता होस्ट कर रहा है, उसी तरीके से 2023 में भारत होस्ट करेगा G20 मीटिंग्स को। नई दिल्ली में इनका आयोजन किया जाएगा। G20 की स्थापना कब करी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1999 में करी गई थी, और इस टाइम पे इसके चेयरपर्सन है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो।
तो जिस देश के पास इसकी अध्यक्षता होती है उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही इसके चेयरपर्सन होते हैं करंट टाइम पे। तो अगले साल मतलब 2023 में भारत इसको होस्ट कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन होंगे। अगला क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2022 को मतलब एक सप्ताह के बाद महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर जो है इसका पहला फेज पूरे तरीके से बनकर तैयार हो गया है और आज से ठीक एक सप्ताह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस कॉरिडोर की खास बात यह है कि जो पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, ये उससे 4 गुना कम से कम बड़ा है। इतना ही नहीं, इस पूरे कॉरिडोर के अंदर शिव तांडव स्रोत, शिव अवतार वाटिका और गणेश विद्यालय परिसर, इन सारी चीजों का अलग अलग मॉड्यूल में इस तरह रखा गया है और इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के पर्यटन में देखने को मिलेगा। इससे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टाइम्स की तरफ से 100 एमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट जारी करी गई 2022 की। मतलब कहने का कि दुनिया में 100 ऐसी पर्सनालिटीज जो कि उभरती हुई निकल के आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में, तो इसमें इकलौते ऐसे भारतीय कौन हैं जिनको शामिल किया गया है? तो 100 एमर्जिंग लीडर्स लिस्ट में मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी को केवल जगह मिली है और आकाश अंबानी को अभी कुछ टाइम पहले ही मुकेश अंबानी के द्वारा कार्यभार दिया गया है जियो का। ये इस टाइम पे रिलायंस जियो के चेयरपर्सन है और आपको पता है रिलायंस जियो के इस टाइम पे पूरे देश भर में कितने सब्सक्राइबर हैं? 426 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इस कंपनी के। और अगर बात करी जाए 100 एमर्जिंग लीडर्स लिस्ट में किसी और भारतीय को भी जगह मिली है ना, तो वो पूरी भारतीय नहीं है, इंडो अमेरिकन उनको बोला जाएगा, मतलब भारतीय होके अमरीकी हैं। अब उनके पास अमेरिका की भी नागरिकता है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आम्रपाली गान। क्या नाम है? आम्रपाली गान। अब ये है कौन आम्रपाली गान? आम्रपाली गान एक कंपनी की सीईओ हैं, मतलब ये भी अपने आप में एक बिजनेस टाइकून है और इनकी कंपनी का नाम है ओनली फैंस। क्या नाम है? ओनली फैंस। ये कंपनी अमेरिकी कंपनी है, तो इनको भी टॉप 100 में जगह मिली है। लेकिन अगर पूरे तरीके से भारतीय को देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, आकाश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको तीनों लोग पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटन जिलिंगर। इन तीनों को अभी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। कौन से क्षेत्र में? तो इन तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2022 के नोबेल प्राइज की कैटेगरी में फिजिक्स में इन तीनों को सम्मानित किया गया है और पहले क्वेश्चन में आपने देखा उनको मेडिकल क्षेत्र में सम्मानित किया गया है और क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में तीनों को ही सम्मानित किया जाएगा। तो 10 दिसंबर को इनको भी स्वीडन में उसी तरीके से सम्मानित किया जाएगा नोबेल पीस प्राइज से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 कैंपेन लॉन्च किया गया है कौन से स्टेडियम से? तो इसको लॉन्च किया गया है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से। कहां से? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। और ये कहां पर है स्टेडियम? नई दिल्ली में है। और इसको लॉन्च करते टाइम इसका उद्घाटन किरण रिजिजू और अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया। अनुराग सिंह ठाकुर तो आपको इस पिक्चर में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो इस टाइम पे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर है। और किरण रिजिजू की अगर बात करें तो ये इस टाइम पे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है। क्योंकि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस साल, पूरे 75 वर्ष आजादी के, उसी के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 कैंपेन लॉन्च किया गया। ये फिट इंडिया का तीसरा संस्करण है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि भारत भर में सभी को इस बारे में अवेयरनेस करना कि वो फिटनेस के लिए योगा को ऑप्ट करें, एक्सरसाइज को ऑप्ट करें। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये भी ध्यान रखना है फिट इंडिया के इस टाइम पे एम्बेसडर कौन है? तो 2 लोग फिट इंडिया के एम्बेसडर हैं। एक तो हैं रिपू दमन बेवली। क्या नाम है? यहां पर मैं लिख देता हूं, रिपू दमन बेवली। एक तो ये हो गए और दूसरे हैं कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये दोनों इस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर हैं फिट इंडिया के। आज की बात यहीं तक रहेगी। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आपको बताना है ये कौन सा ब्रिटिश एक्ट है जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पूरे तरीके से व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार दे दिए गए थे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए कि ये कौन सा एक्ट है जिस कानून के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर व्यापारिक तौर से अपने पैर पसार लिए थे पूरे तरीके से। आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए अगर करंट अफेयर आपको टेंशन दे रही है तो बैच ये मैंने लॉन्च कर दिया है।
परसों से बैच स्टार्ट हो रहा है, माफी चाहता हूँ, अब तो केवल एक ही दिन बचा है, कल से स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर से अनअकैडमी प्लस में। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां पे क्लिक करके इस बैच को अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड वरुण 777 लगा के आज का बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें मैं नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर सारे आपके डिस्कस करूंगा एग्जाम से पहले पहले। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।